हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ जितेंद्र। जैसा आपको पता है, जैसे एमए बीएलएलबी का एग्जाम हुआ था उसमें रैंक 1 लेकर के आए हैं। तो आज सोचा कि इंटरव्यू करते हैं और आपको उनसे एक इंटरेक्शन करवाते हैं कि उन्होंने जो प्रिपरेशन करी है किस तरीके से प्रिपरेशन करी है और उनकी जर्नी कैसी रही है, राइट। ताकि थोड़ा आपको पता रहे कि जो अब लोग 2025 की आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, जो 2025 के एस्पिरेंट हैं, तो उनको जो है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं। जितेंद्र जो है अपने बारे में बताएंगे कि जितेंद्र ने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी। तो हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। हेलो जितेंद्र। हेलो सर। सो आई कांग्रेचुलेट यू, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। आपका फिलहाल जो है लॉ का जो आपका जो ड्रीम था कि लॉ में आपको एडमिशन लेना है, वो भी एमयू में, आप रैंक 1 लेकर के आए हैं। जी सर। तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। तो पहला क्वेश्चन बस ये है कि आपने जब ये तैयारी की बेसिकली, तो आपने कितने दिन पहले से आपने शुरुआत की इसकी? सो सीरियस प्रिपरेशन अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं नीट के लिए मैंने ड्रॉप भी लिया हुआ था। अच्छा, नीट की? जी मतलब इससे पहले जो आपका बैकग्राउंड है वो नीट का है? जी सर, मैंने पीसीबी 11-12 पीसीबी से किया, +2 स्कूल मतलब एएमयू से किया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि वो बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं प्रिपरेशन करने की सोचते हैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे नीट बैकग्राउंड है। इन्होंने कोई ऐसा है ना, आप कह सकते हैं फोकसली जो होता है फोकस करके स्टडी करना, वैसा नहीं किया इन्होंने। फोकस करके स्टडी नहीं किया कि मुझे लॉ निकालना है नीट का। अच्छा, आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया है? जी सर। वाओ। तो आप देख सकते हैं इस साल नीट का एग्जाम देते देते इन्होंने एमयू का भी एग्जाम दिया है और एमयू के अंदर रैंक 1 लेकर के आए हैं। तो ये एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि आपसे 1 साल 2 साल लगे हुए हैं, है ना, लगातार जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, अगर आप सही डायरेक्शन में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जीता लाइव एग्जांपल हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये हो गया इस बार। अच्छा ये बताइए, नीट पेपर क्या स्कोर रहा था? सर नीट में मतलब स्कोर तो सही नहीं रहा था पर रैंक इन्फ्लेशन भी काफी हो गई थी। तो मुझे एक चीज बताओ जितेंद्र, आप नीट के बारे में सोच रहे थे, अब आपने लॉ की तरफ आपका मतलब व्हाई यू हैव शिफ्टेड योर माइंड टुवर्ड्स लॉ? सर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मतलब या तो मेरे को एमबीबीएस करनी है और या फिर मतलब लॉ करनी है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि यही चीजें करनी है। ओके, व्हाइट कोट ना सही तो ब्लैक कोट ही सही। मेरा फेवरेट कलर भी ब्लैक है तो ओके ओके। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बच्चे जानते हैं कि आपने लास्ट इफेक्टिवली जो स्टडी जो होता है, जैसे मुझे पता है कि नीट का एग्जाम 5 मई को हुआ था। जी सर। 5 मई और अभी 10 जून को एमयू का एग्जाम हुआ, तो हार्ड 1 मंथ। तो आपने अपना पूरा फोकस जो है 1 मंथ में दिया होगा। जी सर, मेन मेरी जो प्रिपरेशन रही है सर, हाँ, जो एएमयू की, तो वो मैंने इसी महीने में किया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सिर्फ 1 मंथ में 1 रैंक लाना। तो जितेंद्र से हम लोग समझेंगे कि 1 मंथ में तैयारी करके फर्स्ट रैंक कैसे ला सकते हैं, राइट। क्योंकि इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि फर्स्ट रैंक आ जाएगा, बट फर्स्ट रैंक आया। तब हम लोग जाकर के देख सकते हैं जो इनकी जो लाइफ है, इनकी जो जर्नी रही है ना, किस तरीके से उन्होंने अचीव किया, वो लोग देख सकते हैं कि मतलब ये जो एक आप लोगों ने माइंड में रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि कितने महीने तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हियर द एग्जांपल विद यू, ओनली 1 मंथ इज एनफ टू गेट 1 रैंक, फर्स्ट रैंक लाने के लिए जो है सिर्फ 1 मंथ काफी है, राइट। तो आइए हम आगे पूछते हैं 1 मंथ में। तो मिस्टर टॉपर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, कितने घंटे, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि भाई टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, टॉप करने के लिए कितने महीने पढ़ना पड़ेगा। तो मिस्टर टॉपर आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं मोस्टली तो मैं कोशिश करता था जैसे कि डेली के 2 PYQs 2 पेपर लगा लूं पुराने, और चाहे वो मेरे फिनिश हो गए थे एक टाइम पे आके, लाइक पहले 10 दिन के अंदर मेरे फिनिश हो लिए थे 20 पेपर। उसके बाद मैंने बार बार लगाए हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता था कि हर सब्जेक्ट को डेली कवर कर लूं, तो उसमें जितने घंटे लगते थे उतने मैं देता था। चाहे मतलब एक पॉइंट आप याद रखना, हर सब्जेक्ट को डेली कवर करना। जी सर, ये इम्पोर्टेंट। अच्छा नहीं, ये तो आपने बात की बड़ी कन्वीनियंटली आप निकल रहे हो। आप ये बताओ कितने घंटे पढ़ते थे आप इन टर्म्स ऑफ आवर्स? घंटे मतलब 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे। मतलब अभी भी आप देखेंगे ना, यहाँ पे घंटे वाला वर्ड एक्चुअली निकल नहीं रहा। हाँ। क्यों नहीं निकल रहा है? रीजन पता है, जब आप लोग क्वालिटी स्टडी करते हैं ना, और एक होता है क्वांटिटी स्टडी करना। ये नहीं कि टाइम लेकर के आप टेबल पे बैठे हो टाइम निकलता जा रहा है, वो नहीं। आप जब पढ़ाई करोगे दिल से ना, तो टाइम का पता नहीं चलता, राइट। तो ये चीजें होती हैं और ये चीज आप लोगों को डेवलप करनी है। जब आप लोग पढ़ाई करना शुरू करें तो डेफिनेटली उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दें, इररिस्पेक्टिव की टाइम कितना निकलता जा रहा है, राइट। जब आप उस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वैल्यू एडिशन होगा आपके नॉलेज के अंदर। तो जितेंद्र एक क्वेश्चन और है बच्चों के माइंड में, आप क्या नोट्स बनाते थे या नोट्स आपने ऑलरेडी किसी के लिए थे, क्या किया था आपने? नहीं सर, मैंने अपने नोट्स खुद से बनाए थे। तो मेरे सारे नोट्स
मैंने जैसे एपी भारद्वाज पढ़ी थी, तो उसमें जो भी रिलेवेंट मेरे को लगता था कि मैं ये बार बार भूल रहा हूँ, तो मैं अपने नोट्स में लिख लेता था। और मैंने ऐसा नहीं किया था जैसे लोग करते हैं कि एक सब्जेक्ट की अलग बुक बना ली, कॉपी बना, एक नोटबुक बना ली और एक सब्जेक्ट की अलग अलग सबकी। मैंने सारे सब्जेक्ट्स की एक ही बनाई थी, तो बस उसमें मैंने पार्टीशन भी नहीं किया था। मैं बस उसमें मेरे को जो जो लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है उसे मैं लिख लेता था और उस कॉपी को मैं डेली रिवाइज करता था। ओके जी। तो जैसा आपको पता है जो एएमयू का जो सिलेबस है सबसे ज्यादा वेट जो होता है वो इंग्लिश का रहता है, तो मैं पता करता हूँ कि इंग्लिश में इनका क्या एज रहा था, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इंग्लिश का आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया? सर इंग्लिश में मैं ये कहूँगा कि मेरा हमेशा से एज रहा है कि मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी थी, तो मेरे को एज सच कोई बहुत एफर्ट नहीं डालने पड़े, पर वो कैब पार्ट में मेरे को डालने पड़े एफर्ट, और वो फिर उसके लिए मैंने एसपी बख्शी बुक रेफर की थी पूरी तरीके से। एसपी बख्शी आपने? जी सर। अच्छा, मतलब एमएलएस के अलावा जो आपने एसपी बख्शी वाला जो पार्ट है उससे पूरा आपने लगाया था इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए? जी सर। अच्छा, और ग्रामर वाला पार्ट? सो ग्रामर भी मैंने एसपी बख्शी से ही की थी, और जो पीवाईक्यूज हैं जैसे एनडीए के पीवाईक्यूज लगाए थे, और उसमें जैसे एक एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल करके, ओके उसके भी पीवाईक्यूज मैंने मोर मतलब जो फोकस किया था ग्रामर में वो थ्योरी पे भी किया था, पर पीवाईक्यूज जो है इन एग्जाम्स के भी लगाए थे। ओके ओके ओके। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो एएमयू के लिए जो स्पेशली जो इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो मेन जो फोकस किया उन्होंने एसपी बख्शी की बुक को किया है। उसके अलावा एसएससी के कई सारे उसके अलावा सर मैंने ल्यूसेंट्स की थोड़े इडियम्स वो क्या पार्ट ल्यूसेंट्स का मैंने देख लिया था, ऐसे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी वहां से, बस एक बार ऐसे देख लिया था। तो स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जीके के लिए बच्चे ल्यूसेंट पढ़ते हैं, बट ल्यूसेंट की एक जनरल इंग्लिश भी आती है, उसका ग्रीन कलर का कवर होता है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी ग्रामर के कई अच्छे रूल्स वगैरह भी दिए होते हैं। आप लोग देखेंगे काफी अच्छी बुक है, हो रहा है। तो मैं बहुत बच्चों को एडवाइस भी करता हूँ अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो लूसेंट की बुक लो। तो आप देख सकते हैं एसपी बख्शी एंड जनरल इंग्लिश ऑफ द लूसेंट, ये दो बुक जो है फॉलो की थी। अच्छा, तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है 20 क्वेश्चन आए इस बार भी, 20 क्वेश्चन आए, तो वो आपने कैसे किया? सर रीजनिंग में जैसे मैंने एमएलएस के मॉक्स दिए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस एएमयू में पीवाईक्यू में भी मैंने देखा था, तो जैसे एमएलएस के में थोड़े से एक लेवल हाई होता है, पर एएमयू के में मैंने पीवाईक्यूज में देखा था तो ज्यादातर हो जा रहे थे, नॉर्मल लेवल था, पर जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे जैसे कैलेंडर हो गया, तो बार बार वो मेरे क्वेश्चन एमएलएस के मॉक में गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने कैलेंडर जो है रेंथ की एक बुक आती है रीजनिंग की, मैंने वहां से किए थे, कैलेंडर कर लिया। ब्लड रिलेशंस में थोड़ा सा दिक्कत होती थी तो ब्लड रिलेशन कर लिया, और जैसे ग्रिड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ग्रिड सर्कल नंबर वाले, वो वाले भी मैंने टॉपिक किए, पर मैंने बस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स किए थे 4 या 5 बस, जो कि मैंने उस बुक से किए हैं। इसके अलावा मैंने नहीं किया, वो मैंने बार बार रिवाइज किए थे, ये मैंने ध्यान रखा था कि रिवाइज बार बार किए थे। और एक क्वेश्चन और पूछना था मॉक्स से रिलेटेड, जब आप एमएलएस के मॉक्स लगाते थे तो क्या डेली एक मॉक्स लगाते थे या उसको मतलब मॉक्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। सर शुरू में मैंने ऐसे शुरू में तो 1-2 डेली लगाए थे, और उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि अरे पहले वाले में मेरी शायद ठीक रैंक नहीं आई थी, टॉप 10 में आया था मैं, पर मेरे हिसाब से ठीक नहीं आई थी, तो मेरे को लगा कि क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया कि कहीं ये तो नहीं। फिर बाद में मैंने दोबारा रेगुलरली किया, मतलब काफी देना शुरू कर दिया, फिर सारे दिए मैंने। तो देख सकते हैं मॉक जो है इन्होंने जो है रेगुलरली बाद में किया, पर शुरुआत में जो है इन्होंने 2 लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उसके बाद फिर उसको आप जो है एनालाइज भी करते थे। सर। तो एनालिसिस का क्या मतलब, किस तरीके से आप एनालाइज करते सर एनालाइज में ऐसे करता था, जैसे मेरा रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं क्या करता था उस टॉपिक पे जाता था और उस टॉपिक को दोबारा से पूरा रिवाइज करता था, और जैसे स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको पूरा टॉपिक रिवाइज करता था अगर वो गलत हो गया मेरा। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, और एक होता है जिसमें पता ही नहीं है। जिसमें पता ही नहीं है वो तो फिर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें पता है और कंफ्यूजन है तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मॉक्स लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट एट द सेम टाइम आपको एनालाइज भी करना होता है। मॉक एक्चुअल में आपको एक डेविएशन प्रोवाइड करती है, जैसा कि उन्होंने बोला कि कैलेंडर के क्वेश्चन इनके गलत हो रहे थे, बट इनको फिर रेक्टिफाई किया। फिर रेक्टिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वहाँ पे जाकर के आप उसको देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज कर सकते हो अपने नोट्स को देख करके। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। मॉक्स जरूर लगाए, बट मॉक्स ऐसा नहीं कि मॉक्स लगाते रहे, पर उसके अंदर देखिए एनालाइज करेंगे आपकी वीकनेस कहाँ पर है ना, आपका स्ट्रेंथ कहाँ पर है। जब अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछना है मेरे को, ये एमएलएस के बारे में आपको कब पता चला? व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट द एमएलएस के बारे में? जैसे मैं टेलीग्राम पे ऐसे ब्राउज कर रहा था कि क्या पता कोई मतलब क्विज मिल जाए या कुछ हेल्प करने को कुछ मिल जाए, तो पहली बार मैंने जब देखे थे एमएलएस, फिर ऐसे ही मैं सीनियर्स से बात कर रहा था एमयू लॉ फैकल्टी में,
फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि मॉक दे ले, अगर तेरे को देने हैं तो MLS के दे सकता है। फिर मैंने ऐसे MLS को डिस्कवर किया था। अच्छा, तब फिर उसके बाद जो है आपने MLS को जी सर। इनरोल कर लिया, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं उसके अलावा GS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसा को पता है, राइट। और इस बार तो पॉलिटी भी नहीं आई थी, जी सर, इस बार तो एक्चुअल में जितेंद्र को जो बेनिफिट जो मिला है इसी का मेरे ख्याल से ज्यादा मिला होगा, क्योंकि पॉलिटी पार्ट आपने कवर किया था पहले। सर मैं तो कहूँगा मेरा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि मैंने पूरी AP भारद्वाज मतलब लाइक वर्ड टू वर्ड कर ली थी। इस 1 महीने में मैंने बहुत सही कर ली थी, और जो मैं मॉक्स दे रहा था पॉलिटी के, तो मेरा शायद ही कभी एक गलत जाता था। ओके, तो आप देख सकते हैं मतलब पॉलिटी पे इन्होंने काम किया। मुझको लगा कि क्योंकि साइंस बैकग्राउंड किया तो पॉलिटी आपने उतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने पॉलिटी पे काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने, बट ऐसा नहीं है कि अगले साल नहीं बनेंगे, अगले साल भी बन सकते हैं, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे की अगले साल की क्या स्ट्रैटेजी है वो हम लोग अलग हम डिस्कस करेंगे। जैसे भी आपने देखा, जितेंद्र जो है पॉलिटी के लिए जो है AP भारद्वाज, क्योंकि AP भारद्वाज बहुत सारे बच्चे लीगल के लिए रहते हैं, राइट। तो आइए जानते हैं कि AP भारद्वाज से इन्होंने क्या क्या पार्ट किया। जी सर, AP भारद्वाज में 2 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें एक लीगल एप्टीट्यूड होता है और लीगल रीजनिंग होती है, पर AMU लीगल रीजनिंग नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड किया था AP भारद्वाज। जैसा आपने देखा, तो जितेंद्र ने जो है पॉलिटी वाला पार्ट जो है AP भारद्वाज से किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप लोग उसको नोट बनाते हुए चले ताकि आपको हेल्प करेगी, राइट। तो जितेंद्र आप ये बताइए कि जो GS वाला पार्ट है बेसिकली, राइट, जी सर। उसको आपको पता है वेटेज जो है पॉलिटी का थोड़ा ज्यादा होता है, इस बार पॉलिटी का क्वेश्चन तो कम आया। जी सर। तो आपने GS कैसे किया, GS एंड स्टैटिक जीके मैं कह सकता हूँ, जी सर। उस पर कैसे कवर किया। सर GS के लिए मैंने 2 बुक एक तरह से रेफर की थी, स्टैटिक जीके और GS दोनों के लिए। तो जैसे नॉर्मली क्या रहता है AMU का पैटर्न के 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, 20 के आसपास आते हैं, तो उसके लिए मैंने AP भारद्वाज रेफर की थी। पर इस बार सर कॉन्स्टिट्यूशन से तो आई नहीं, पॉलिटी से, तो फिर स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा। उसके लिए मैंने ल्यूसेंट जो आती है, ल्यूसेंट की बुक, उससे किया था। उसमें मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी थी ऐसा, पर बहुत सारे सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स पढ़े थे, वो भी PYQs की मदद से। जब आप PYQs करोगे ना लास्ट 15-20 ईयर्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, उनमें से कुछ पार्ट्स हैं बस वही पढ़ने। जैसे मेजर डैम्स हो गए और नेशनल पार्क्स हो गए ऐसे, और इकोनॉमिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट योजना चलाती है, तो वो सब पढ़ना है बस, ये सब ध्यान। अच्छा, तो फिर ये तो हो गई हमने स्टैटिक जीके एंड GS की बात की। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स, बच्चे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो करंट अफेयर्स आपने कैसे किया। तो करंट अफेयर्स में मैं मोस्टली तो ये है कि AMU में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के पार्ट से, तो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इतना तो फोकस नहीं था करंट अफेयर्स पे, क्योंकि मेहनत बहुत होती, पर मैंने फिर भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ा था। और डेली न्यूज़पेपर के अलावा मैंने मंथली एक वो आती है करंट अफेयर्स करके, यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, सर भी काफी वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर्स की भी, तो सर की भी देखी थी, और यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की मंथली, तो आप वो देख लो। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा, करंट अफेयर्स में ज्यादा हाँ, इससे इम्पोर्टेंट है कि जो बाकी से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं। यस, आई एग्री विद यू, इंग्लिश पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो GS वाला पार्ट है, स्टैटिक जीके, इवन पॉलिटी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट हाँ, करंट अफेयर्स को आप एक टाइम पे इग्नोर कर भी सकते हैं, जैसे इन्होंने किया भी, और डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिला भी। और मैं पहले भी आप लोग को ये एडवाइस कर रहा था कि करंट अफेयर्स में ज्यादा आप ध्यान ना दें। तो आप ये बताइए कि जो आप पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त बहुत सारे डाउट्स वगैरह आते थे, तो डाउट्स को कैसे टैकल करते थे आप। सर मेरा मतलब नीट का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था, तो मेरे को तो और ज़्यादा आते थे कि इस बार तो कॉलेज लेना ही लेना है। तो फिर मैंने उसका एक ही तरीका देखा कि कोशिश करो कि डेली एक मॉक तो दे लो, और उस मॉक को एनालाइज जरूर करना है। उससे क्या है कि आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने ज़्यादा उस प्रिपरेशन में अभी भी हैं। वरना जब हम मॉक देना छोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, पर हम वो मिस कर जाते हैं। इसलिए मॉक डेली देना जरूरी है, और हमें फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते रहते हैं। सर जब जैसे डाउट्स आते थे तो मैं क्या करता था कि मोस्टली डाउट्स आते हैं जब हम क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं, या फिर हमें उसमें ऐसा लगता है कि ये 2 सही थे पर हम फिर भी हम गलत ऑप्शन चूज कराए, और एक ऐसा होता है कि हम तुक्के में सही लगा जाते हैं। तो वो पहली चीज तो तुक्का तो अवॉइड करना है। जितने आप तुक्का लगाओगे उतने आप अपने सोच लो कि आप अपनी रैंक ही कम कर रहे हो, तो तुक्का तो लगाना ही नहीं है। जब तक आप तुक्का लगाओगे तब तक आपको ये लगेगा कि हाँ सही तो हो गया, अब ये क्यों करना है, पर तुक्का लगाना बिल्कुल अवॉइड करना है।
और जो ऐसे डाउट्स हैं जिसमें कि आपको टॉपिक ही नहीं पता पूरा, तो आप एक बार ये ध्यान रखना कि पीवाईक्यू से मैच कर लेना, क्या वो पीवाईक्यू में पहले पूछा गया है नहीं। अगर पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जैसे जैसे कुछ होते हैं जो आपने टॉपिक पढ़ रखा है फिर भी गलत हो गया, तो उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो देखा आपने कि इन्होंने एक बात कही, आपने आपने शायद इस इंटरव्यू में आपने है ना सुना भी होगा, पीवाईक्यू के लिए बार बार बोल रहे जितेंद्र, पीवाईक्यू आपको मस्ट है। आप भले ही रिवाइज कर रहे हो, भले ही आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करना है पीवाईक्यू से, क्या वो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो पीवाईक्यू से रिलेटेड है कि नहीं। अगर पीवाईक्यू से रिलेटेड है तो डेफिनेटली उस टॉपिक को आपको कवर करना चाहिए। तो जितेंद्र आप ये बताइए कि लास्ट टाइम में जो आप डाउट्स जो होते थे बेसिकली, चाहे आप मॉक्स करते थे या फिर प्रिपरेशन करते थे, तो उसको कैसे टैकल करते थे? सर लास्ट में जब डाउट्स होते थे तो मैं कोशिश करता था कि उन्हें जैसे मॉक दे रहा हूँ तो उसी दिन सॉल्व कर लूँ। और उसमें जैसे कुछ तो डाउट्स हो जाते थे जो कि आपने पहले टॉपिक्स पढ़े रखे हैं तो उससे हो जाते थे, और जैसे कुछ और रह जाते थे तो मैं अपने टीचर से जैसे सर से पूछ लेता था, कभी कभी टेलीग्राम पे कि सर ये वाला डाउट है, तो ऐसे करके। ओके ओके। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि जितेंद्र जो है उसकी जर्नी उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, और स्पेशली जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया कि जैसे स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, एंड इवन पीवाईक्यू पे उन्होंने स्ट्रेस किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग किसी नेक्स्ट स्टूडेंट से इंटरव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी जो जर्नी है वो किस तरीके से रही है, स्पेशली एमयूबीएलएलबी की। Okay, see you in the next video. Till then, bye bye.